औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम वर्ल्ड वॉर टू पढ़ेंगे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इससे क्या हासिल हुआ, हम इसके बारे में भी देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। और फिर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ जिसके अंदर जर्मनी को बहुत ज़्यादा डिमेन किया गया। उस टाइम के जो किंग थे कैसर विलियम, उसने कहा था कि ये जिस तरीके से जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया है, इसका रिजल्ट जो होगा वो एक और वार की सिचुएशन में होगा और वार की सूरत में होगा। और अल्टीमेट वही हुआ। हिटलर जो था उस टाइम छोटा था, बच्चा था, सोल्जर था शायद, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर ये जो एक माइंड था, जिस तरीके से माइंड सेट जो जनरेट हुआ कि किस तरीके से जर्मनी को, उसके कंट्री को इतना ह्यूमिलिएट किया गया, तो उसने वही जो एक आइडिया था वो लिया और उसने उसको फर्दर कंस्ट्रक्ट करते 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 उसी को उसने अपना एक एजेंडा बनाया, नाजी के एजेंडा के नाम से। हम अपने आईआर के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर नाजीज़म के अंदर हम वो प्रॉपर देख चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से वो पावर के अंदर आया। और 1934 से ऑनवर्ड उसने मुख्तलिफ एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली 1939 के राउंड अबाउट जो उस टाइम के यूके के प्राइम मिनिस्टर थे वो हिटलर के साथ बैठे और उन्होंने ना उसके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपने जितना अभी तक आपने एक्सपेंशन अपनी कर ली है, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व थे, सिविल वॉर्स चल रही थी। तो इसने वो सारे आए और उन्होंने हिटलर के साथ डिस्कस की। इसको ट्रीटी ऑफ म्यूनिच के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब आप फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे। उस टाइम शायद ये चेज़ोस्लोवाकिया तक जा चुका था और फर्दर इसका जो टारगेट था वो पोलैंड था। तो उन्होंने कहा कि अब आपने पोलैंड के ऊपर हमला नहीं करना या पोलैंड की तरफ आपने मूव नहीं करना। और हिटलर ने भी कह दिया था ठीक है जी, मैं पोलैंड की तरफ मूव नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि ये पोलैंड की तरफ मूव हुआ। अल्टीमेटली फिर एक अलायंस बना, इधर से जो जर्मनी था इसके साथ इटली मिल गया। तो इनका अलायंस बना। अल्टीमेटली 1941 के अंदर जर्मनी ने अगेन यूएस को भी अपनी उसके साथ मुखालफत में वो शामिल कर लिया, क्योंकि उसने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था। इसको हम फर्दर जो है आगे स्लाइड्स में भी देखते हैं। मैं जस्ट आपका एक माइंड बना रहा था कि ये सारी स्टोरी हुई और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1945 के अंदर यूएस ने दो एटम बम गिराए जापान के अंदर, जिसके बाद फिर जापान ने सरेंडर किया और अल्टीमेटली जो जर्मनी था उसने सुसाइड कर लिया। और जो इटली का था किंग उस टाइम, उसने उसको पकड़ा गया और उसे उल्टा लटकाया गया, उसको भी मार डाला गया था। तो ये जितने भी थे नाजिज्म और फाशिज्म, अब उसका मसलूनी, इटली के जो थे वो मसलूनी था, जर्मनी का जो था वो हिटलर था, और तीसरा इनका जो एलाई था वो जापान था और उसके ऊपर एटम बम गिराए गए थे। अब हम फर्दर देखते हैं कि हुआ क्या था और इसको हम देखते हैं अपनी स्लाइड्स के जरिए। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जिस तरह मैंने बताया कि जर्मनी वाज डिमेन्ड एंड हिटलर यूज्ड इट एज ए स्लोगन, एज ए नाजी एजेंडा। ट्रीटी ऑफ म्यूनिच हुई और ये कैसे हुआ कि जो चैम्बरलेन थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, वो जब लंदन के अंदर वो जब उतरे अपनी ट्रीटी ऑफ म्यूनिच करके, तो उन्होंने एक जो परफॉर्मा था वो इस तरह हाथ में लहराया और उन्होंने कहा कि वी हैव वन द पीस ऑफ आवर टाइम्स। ठीक है। इससे ये हुआ कि हम अपने वक्त का जो एक अमन है हम वो जीत चुके हैं। लेकिन उस टाइम चर्चिल ने कहा था कि यू हैड टू चॉइसेस बिटवीन डिसऑनर एंड वॉर, यू चूज डिसऑनर एंड यू वुड हैव ऑन वॉर। तो उसने कहा था कि तुम्हें दो ऑप्शन दिए गए थे, एक डिसऑनर था और दूसरा कि आप वॉर कर लें। आपने डिसऑनर को चूज कर लिया है और अब आप वेट करें कि कब आपको वॉर के अंदर धकेला जाएगा। और अल्टीमेटली वही हुआ। सितंबर 1939 के अंदर पोलैंड वाज अटैक्ड बाय हिटलर। इंग्लिश फ्रांस वेस्ट वॉर ऑन जर्मनी। ठीक है। यूएसए वाज न्यूट्रल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इट डिड पीस एफर्ट्स। कैसे हुआ जी कि 7 अक्टूबर था, सॉरी 6 दिसंबर को ना, हीरो हिटो, ये जापान का जो उस टाइम का रूलर था उसका नाम था हीरो हिटो। 6 दिसंबर को ना जो पर्ल हार्बर की तरफ, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से इसको एक ऑफर हुई थी फ्रेंडशिप एंड पीस की।
और इसने रिटर्न पता है क्या किया था? 7 दिसंबर को इसने अटैक कर दिया था हवाई के ऊपर, जिसको पर्ल हार्बर अटैक कहते हैं। इसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 250 वार प्लेन्स, 5 to 6 battleships wiped out and the US naval in a Pacific Ocean, 4500 died and wounded। अब क्या हुआ, फिर यूएस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया था, और अल्टीमेटली इन्होंने साथ रशिया को भी मिला लिया था। ये एक साइड पे अलायंस था, और दूसरी साइड पे जर्मनी, इटली एंड जापान थे। ठीक है, तो हुआ क्या, वॉर चलती रही। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये ऑलरेडी हम अपना जो आईआर का लेक्चर था उसके अंदर हम वो देख चुके हैं। इसके अंदर हम क्योंकि यूएस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मैंने सिर्फ जस्ट आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे के ओवरऑल जो यूएस की एंट्री थी वो बता दी है। एटम बम गिराया गया साथ में, 1945 जर्मनी सरेंडर्ड एंड हैरियस ट्रूमन जो थ्रेटन सरेंडर टू बी रेडी फॉर द utmost डिस्ट्रक्शन, जापान रिफ्यूज टू सरेंडर। और अगस्त 6 को लिटिल बॉय एंड अगस्त 9 को फैट मैन, ये दो एटम बम थे जो कि गिराए गए, और 150,000, 1,50,000 जो लोग थे उनकी डेथ हुई। सितंबर 3 1945 को शायद उन्होंने ना ये कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। अब इसका यूएसए के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ? आपको पता है कि यूएसए 1929 की ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ओवरऑल इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जो 1939 की वॉर थी, इसने यूएस को अगेन दोबारा इकोनॉमिक हब बना दिया। ठीक है, और ये इसी वार का नतीजा था कि ये जो डिस्ट्रक्शन हुई थी वर्ल्ड वार टू के बाद, इन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाया, आईएमएफ बनाया, और उसके बाद फर्दर जितनी भी यूएस ने इन्वेस्टमेंट की मार्शल प्लान के तहत, और आगे फर्दर जो कोल्ड वॉर का इरा था उसके अंदर भी जो यूएसए ने जो अपना पैसा या जितनी भी उनकी मनी यूज हुई, वो कहाँ से कमाई गई थी, यही वर्ल्ड वार टू का नतीजा था वो। ब्लैक एंड वाइट फॉट टुगेदर, इसके अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन हुई यहाँ पर, फीमेल पायलट्स हायर्ड इन 1977। उसके बाद इमर्ज्ड एज एन इकोनॉमिक पावर, कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सॉरी। ब्रेटन वुड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, जिसके अंदर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो एस्टेब्लिश किए गए। डॉलर को एज ए करेंसी जो था वो सिलेक्ट किया गया। सैंक्शंस लगाई गई जापान के ऊपर, डिड नॉट अलाउ टू डेवलप वेपन्स। 1951 द यूएस ऑक्यूपेशन ओवर जापान एंडेड, and electronic and tech giant in 15 years US TV was made in Japan। अब देखें कि सिर्फ 15 साल के बाद 1951 के अंदर जो यूएस की ऑक्यूपेशन थी ऑन जापान वो एंड हो गई थी। उसके बाद विद इन 15 ईयर्स मीन के आप अगर देखें तो 1975 के राउंड अबाउट यूएस के अंदर हर छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ थी ना, वो जापान से इंपोर्टेड थी। New constitution was outlined and PM was the most powerful in जापान। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ वर्ल्ड वॉर टू के बारे में देखा, उसका कुछ बैकग्राउंड देखा, उसके अंदर यूएस को क्या इम्पैक्ट, यूएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हुए, हम ये देख के फर्दर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।